सी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो फूड ब्रेक डाउन होता है उसका, और उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड या कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड, ये सब यूज़ करे जाते हैं टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। आप जैसे देख सकते हो कि बॉडी के अंदर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, बाहर से भी हम कंज्यूम करते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करा जाता है टू मेक अ हार्मोन विच इज़ टेस्टोस्टेरॉन। ऐसे ही उससे हम विटामिन डी भी बना सकते हैं। यहाँ पे यूरिया साइकिल है, इसमें यूरिया प्रोड्यूस होता है जो कि एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। तो बॉडी का जो भी अमोनिया है उसको इकट्ठा करके उससे यूरिया बनाया जाता है, और यहाँ पे एक नया अमीनो एसिड बन रहा है जो कि आगे फिर जाके प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बहुत सारे जगह पे यूज़ होते हैं। दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। सो ये जो केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं ये या तो नए नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या फिर वेस्ट बनाया जाता है, वेस्ट मटेरियल बनाया जाता है जो कि बाहर डिस्कार्ड हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी, या फिर बनाया जाता है एनर्जी, जैसे ग्लाइकोलिसिस में होता है। सो ग्लाइकोलिसिस भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ योर एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ होती है इन द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि आपने पहले फूड कंज्यूम करा, वो पॉलीमर की शेप में होता है। जैसे स्टार्च आप ले लो, स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो ये स्टार्च एक पॉलीमर है। पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करा जाता है, हमारे माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जब हम उसे च्यू करते हैं वो मैकेनिकली टूटता है। देन स्टमक में, इंटेस्टाइन में उसका केमिकल डाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एंजाइम्स। वो केमिकल ब्रेक डाउन उसका होता है एंड इट फॉर्म्स मोनोमर्स, मतलब जैसे ग्लूकोज। देन दिस ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड, और ब्लड उस ग्लूकोज को लेकर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स, और सेल्स में जा कर के फिर ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन होता है। और फिर जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और फिर ये एनर्जी को यूज़ करा जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। और जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ये जो ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है ये बहुत थोड़ा एनर्जी रिलीज़ करता है। देयर आर मोर रिएक्शंस जैसे क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस है, ग्लूकोज से शुरू होता है एंड स्टेप बाय स्टेप ये नए नए प्रोडक्ट्स बनाता रहता है। पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस होता है एंड एट लास्ट यू गेट पायरूवेट। इसका क्रंच्ड अप, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। इसको अगर हम क्रंच करके एक लाइन में अगर इसका रिएक्शन को सम अप करें देन इट इज़ दिस: ग्लूकोज, एडीपी, एनएडी पॉजिटिव, ये 3 रिएक्टेंट्स हैं एंड एट लास्ट यू गेट दीज 3 प्रोडक्ट्स। इसमें एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज टूट करके पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जो होता है 6 मॉलिक्यूल्स, 6 एटम्स का होता है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें। पायरूवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट बनता है, तो 3 कार्बन 3 कार्बन, सो 6 कार्बन ब्रेक्स डाउन इनटू 3 एटीपी बनता है विच इज़ द एनर्जी, एंड एनएडी पॉजिटिव रिड्यूस होता है इंटू NADH। NADH इज़ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये बेसिकली बता रहा है कि इधर ऑक्सीडेशन हुई है। ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स टूट करके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं जो कि NAD पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है एंड इट गेट रिड्यूस्ड टू NADH। सो ग्लाइकोलिसिस में आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड बेसिकली। सो नाउ अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, वन बाय वन विल लुक एट ऑल द रिएक्शंस, जो भी 10 स्टेप्स होते हैं। सो यहाँ पे आई हैव नेम्ड द केमिकल्स, जो भी प्रोडक्ट बनता जा रहा है। हेयर इज़ द नेम। यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये रिंग शेप में स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनके फॉस्फेट ऐड होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इधर एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ऐसे आप देख रहे हो कि दूसरा फॉस्फेट भी ऐड हो गया है। यहाँ पे पहले एक ही फॉस्फेट था, अब 2 हैं। ऐसे ही आगे आप देख रहे हो कि एक और फॉस्फेट ऐड हो गया है,
और यहाँ पे फॉस्फेट निकल रहे हैं, तो फॉस्फेट का फॉस्फोरिल ग्रुप का एक्सचेंज बहुत होता है इस पूरी रिएक्शन में। और आप देख रहे हो कि हर इंटरमीडिएट, हर प्रोडक्ट में एक फॉस्फेट ग्रुप तो है ही, सबके अंदर यहाँ पे सब में फॉस्फेट है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है? इसका इम्पॉर्टेंस ये होता है कि जो फॉस्फेट है वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जब आप ग्लूकोज के साथ एक नेगेटिव चार्ज जोड़ देते हो, यू ट्रैप द ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सो जो हमारा सेल है इसके अंदर ग्लूकोज स्लिप हो सकता है, बाहर जा सकता है, लेकिन अगर आप उसके साथ एक फॉस्फेट जोड़ दो देन वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ट्रैप हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, 6 पोजीशन में एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ये फॉस्फेट कहाँ से आता है? एटीपी से आता है। एटीपी खुद रिड्यूस हो जाता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट गिव्स इट्स फॉस्फेट टू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर क्रिएट हो जाता है। अब जब भी ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पे फॉस्फेट का एक्सचेंज होता है, उन केसेस में काइनेस एंजाइम जो है वो काम करता है। तो इधर हेक्सोकाइनेस, ये एंजाइम की मदद से ये रिएक्शन होती है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया है, एक और फॉस्फेट आके जो जुड़ा है, इस रिएक्शन में भी एक काइनेस यूज़ होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस होता है उसका नाम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ओवरऑल यू गेट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, वो फॉस्फेट आता है एटीपी से जो कि खुद एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये सब होता है एक्सोकाइनेस की वजह से, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। 1 ATP इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, मतलब कि इन सब में एटम सेम होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है एटम्स का। सो देयरफॉर दे आर आइसोमर्स। तो ग्लूकोज आइसोमरेज इनटू फ्रक्टोज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ आइसोमरेज, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, बिकॉज फॉस्फेट है, ग्लूकोज है एंड आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आप देखोगे कि रिंग स्ट्रक्चर में पहले जो 6th कार्बन था वो बाहर था और उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। यहाँ पे फ्रक्टोज में जैसे ये कन्वर्ट होता है तो 6 के साथ साथ फर्स्ट कार्बन भी रिंग के बाहर चले जाता है, एंड आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे फर्स्ट कार्बन में भी फॉस्फेट आके जुड़ जाता है। Glucose 6 phosphate isomerizes into fructose 6 phosphate. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ता है फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पे फर्स्ट और 6th कार्बन पे अब नाउ फॉस्फेट है, तो इसका नाम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है अगेन काइनेज होगा, बिकॉज एक फॉस्फेट जुड़ा है। इसमें जो पूरा नाम होता है उसका होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। एक ऐसा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 भी होता है जो कि एक डिफरेंट रिएक्शन में यूज़ होता है। अगेन इस रिएक्शन में भी एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज ये फॉस्फेट जो आ रहा है वो एटीपी से आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर बना, ये रिंग या लीनियर स्ट्रक्चर में आप जो बोलो, ये टूट जाता है, ये ऐसे टूटता है। आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमरेज एंजाइम जो है यहाँ पे काम करता है और इसको इसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इधर जो एंजाइम यूज़ होता है वो एल्डोलेज होता है। बेसिकली आपका यहाँ तक इस स्टेप तक क्या हुआ है कि आपका जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था वो 3,3 में ब्रेक हो रहा है।
सो ये जो पूरा रिएक्शन है फ्रॉम फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर उस पर एक और फॉस्फेट आता है तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, और फिर वो टूट करके दो, एक एसीटोन और एक कीटोन और एक एल्डिहाइड में बना। ये जो पूरा 5 स्टेप्स हैं, ये जो पूरे 5 स्टेप्स हैं, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़। इन्वेस्टमेंट फेज़ इसलिए बिकॉज यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी के जो 2 स्टेप्स में कंज्यूम हो रहे हैं और फिर उसी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज़। तो यहाँ तक हुआ क्या है कि आपका ग्लूकोज टूट करके 2 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो चुका है। अब आपके पास जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आगे फिर अपना पाथवे कंटिन्यू करता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप देखो तो ग्लूकोज के एक एंड पे फॉस्फेट लगा, वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ जिससे कि दूसरे एंड पे फॉस्फेट लगा, ये अब 2 में डिवाइड करा और इस तरह से डिवाइड करा कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो रादर देन हैविंग 2 डिफरेंट पाथवेज, ये आइसोमराइज करके यही मॉलिक्यूल बना देता है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, इनका आगे मेटाबॉलिक पाथवे कंटिन्यू होता है। सो एक सिमिलर या सेम पाथवे होता है दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए, रादर देन हैविंग 2 डिफरेंट पाथवेज फॉर दिस मॉलिक्यूल एंड फॉर दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगेन एक फॉस्फेट जुड़ रहा है। अब ये जो फॉस्फेट आता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है, एटीपी यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है। और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। इस स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और फॉस्फोराइलेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन में जो NAD पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इस स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है वो ये NAD पॉजिटिव रिसीव करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू NADH। यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन भी हुई है और फॉस्फोराइलेशन भी हुई है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, बिकॉज यही डिहाइड्रोजनेट हो रहा है। डिहाइड्रोजनेट मतलब H नेगेटिव जो है वो इसमें जा रहा है ना, तो इसलिए इसको NADH तभी बन रहा है, सो देयरफॉर डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट स्टेप में यू विल सी कि ये जो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट है, जिसमें फर्स्ट पे और थर्ड पोजीशन पे जो ये फॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें से एक फॉस्फेट टूट रहा है यहाँ पे। तो ये एक एक्चुअली एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होगा तो जब ये कन्वर्ट होगा फ्रॉम दिस टू दिस तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी को वी कैन ट्रैप इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो ADP का जो मॉलिक्यूल होता है ये फॉस्फेट को रिसीव करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू ATP। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स इसलिए बिकॉज ऊपर से हमें पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन देयरफॉर 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ATP भी 2 मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे भी काइनेस यूज़ होता है। बायोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास 2 रिएक्शंस को आप कपल कर सकते हो। अगर एक रिएक्शन एनर्जी रिलीज़ कर रही है तो दूसरी रिएक्शन उसी एनर्जी को गेन करके अपना रिएक्शन को ड्राइव करती है। जैसे इस केस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ये रिएक्शन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई दैट कैन बी यूज टू ड्राइव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विच इज़ टर्निंग ADP टू ATP। ऐसे ही फिर ये जो ATP बना ये आगे जाके कोई रिएक्शन को ड्राइव करेगा बिकॉज दिस इज़ अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जब ADP में कन्वर्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि देन बी यूज टू ड्राइव अनदर रिएक्शन
सो इस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस काम करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं म्यूटेस। म्यूटेस एक तरह का आइसोमरेज एंजाइम होता है। आइसोमरेजेस जो होते हैं उसके ही एक क्लासिफिकेशन आगे म्यूटेस एक एंजाइम होता है। ये इसमें क्या हुआ है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया है, सो देयरफॉर म्यूटेस एंजाइम। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाता है 2 फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। इसमें आप जो ये इनोल देख रहे हो यहाँ पे ये ईन है और ओल जो एल्कोहल का है, ये जो कार्बन होता है आगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है एंड देन ऑक्सीजन आगे फिर फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है, सो ईन ऑल। ये रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ इनोलेस। एंड लास्टली ये फॉस्फेट भी रिलीज़ हो जाता है और इसको यूज़ करते हैं टू मेक ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, बिकॉज ये सब 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। अगेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है, दैट वुड बी यूज टू मेक ATP। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। अगेन काइनेस एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, और इसका नाम होता है पायरुवेट काइनेस एंजाइम। अब ये जो लास्ट के स्टेप्स हैं इनको हम कहते हैं पे ऑफ फेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक पे ऑफ फेज, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ATP के, 4 मॉलिक्यूल्स। दिस वॉज द इन्वेस्टमेंट फेज जहाँ पे आपके पास एट लास्ट 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन के, एंड देन फिर वो आगे जाके रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे आपके पास 4 ATP बनते हैं। सो आप पहले इन्वेस्ट करते हो लिटिल बिट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट मोर एनर्जी। सो हेयर यू सी कि एक ग्लूकोज जो है वो टूट करके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाता है 3 कार्बन के। ATP बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते हैं और टोटल 4 ATP बनते हैं। सो आप उसका 4 - 2 करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। और ये NAD पॉजिटिव गेट्स रिड्यूस टू NADH, जिसके पास एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है विच कैन बी यूज्ड लेटर ऑन टू क्रिएट मोर एनर्जी। और कहीं पे भी इस पूरी रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। यू नो इट इज़ सेड कि जो ग्लाइकोलिसिस का जो ये रिएक्शन है ये उस टाइम पे इवॉल्व हो चुका था जब अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। इट केम बिफोर देयर वाज ऑक्सीजन ऑन अर्थ। जब उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जब ऑक्सीजन नहीं था एटमॉस्फेयर में, और उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे दे यूज टू डू ग्लाइकोलिसिस टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। So glycolysis is a very ancient metabolic pathway and it is almost a universal pathway because ये हर किसी में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, हमारे बॉडी के हर सेल में होता है। So glycolysis is also called as like universal pathway, very ancient metabolic pathway which does not require oxygen.